Good morning, 8th class. Today we are going to learn your third chapter. This is synthetic fibers and plastics. Till then, we have studying about many types of fabrics and fiber material from our nature, from our plants, animals, etc. And now in this class we will studying about synthetic fibers and other material for utensil prepare and some essential things. This is named plastic. So fibers are raw material and it's used for making textiles. These are like a thin, slim and hair like strands. ये पतले धागे होते हैं जिनको टेक्सटाइल बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इनके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। तो उन्हीं नेचुरल फाइबर्स को कन्वर्ट करके उनसे नए तरीके के फाइबर्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। दीज आर मैन मेड, दीज आर प्रोसेस्ड इन लैब्स एंड फैक्ट्रीज and for fulfill of a demand of fabrics and fibers and textiles. The natural fibers are not enough, so we have searched a alternation for this as the way of synthetic fibers. So some fabrics and some fibers we have observed in our use, like cotton, wool, nylon and polyesters, etc. So now we are going to differentiate these materials. Let's see it's natural or synthetic. कॉटन क्लॉथ्स बनाने के लिए जो फैब्रिक यूज़ होता है, जो फाइबर यूज़ होता है, वो नेचुरल फाइबर होता है। वूलन स्वेटर्स होते हैं या आपके स्कार्फ्स होते हैं या फिर आपके हैंकरचिफ्स होते हैं, वो सारे वूलन के बने हुए जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल फाइबर से बनी होती हैं। नायलॉन की साड़ियाँ, नायलॉन के दुपट्टे, नायलॉन के सूट आपने देखे होंगे, तो वो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जो मैन मेड फाइबर होता है उससे। वुलन के सॉक्स जो आप रेगुलरली विंटर्स में पहनते हैं, ये नेचुरल फाइबर से बने होते हैं। पॉलिस्टर के शर्ट्स, जो सिल्की पॉलिस्टर की शर्ट होती हैं, वो सिंथेटिक फाइबर से बनी होती हैं। आपने नॉर्मली अपने घरों में भी ये वर्ड यूज़ होते सुना होगा, या फिर आप कभी टेक्सटाइल्स के शॉप पे जाते हैं, क्लोथ स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको शॉपकीपर कहता है कि ये कॉटन फैब्रिक है, ये वूलन है, या फिर ये सिंथेटिक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मैन मेड होते हैं, मैन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स को कन्वर्ट करके, नेचुरल फाइबर्स कैन कन्वर्टेड इन मैनी अदर टाइप्स ऑफ fibers, so we can call them synthetic fibers and man-made fibers. सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर में कुछ चीज़ें मिक्स करके बनाए जाते हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें अदर भी बनती हैं, जैसे पेपर क्लिप्स जोड़ने के लिए जो लॉन्ग चेन्स होती हैं, या फिर जो बीड्स होते हैं,
ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर से ही बने होते हैं। बीड्स जो आपको गार्लैंड्स में मिलते हैं या फिर आपको नेकलेसेस में मिलते हैं या किसी भी मटेरियल में लगे हुए आपको बीड्स मिलते हैं, वो नेचुरल ना होकर के सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमरेज चेन। पॉलीमर इज मैनी repeating units. Poly is dominated by many and mer is meaning by parts. So this is a Greek word. इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है many and units. पॉलीमर मैनी यूनिट से बनी हुई एक चीज़, यानी कि हम चेन जिसको कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने गार्लैंड के एक एग्जाम्पल देखा, वैसे ही गार्लैंड जैसे यूज़ होती है, जैसे बनी होती है, कंबाइन होती है, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स भी उसी तरीके से कंबाइन करके बनाए जाते हैं और बहुत सारी ये कंबाइन यूनिट्स या चेन्स मिल करके एक फाइबर बना देती है, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए प्रोटीन्स, स्टार्च, सेलुलोज, लेटेक्स, इन सब चीज़ों को प्रोसेस्ड किया जाता है और जिन मटेरियल्स को हम प्लास्टिक्स कहते हैं वो भी एक सिंथेटिक पॉलीमर्स ही होते हैं, सिंथेटिक चेन होती है। वैसे ही इस पॉलीमर के अंदर मोनोमर, मोनो मीन्स वन यूनिट ऑफ एनीथिंग, एक मॉलिक्यूल होता है मोनोमर का, और ये काफ़ी सारे सीक्वेंसेस में जुड़ करके, फ्रीक्वेंसीज में जुड़ करके एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो पॉलीमर चेन्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं, और ये आगे फाइबर्स का सिंथेसिस कर देते हैं। सिंथेसिस करके बनाए जाने वाले क्लॉथ्स या फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स हैव मैनी टाइप्स। फर्स्ट इज अ रेयन। 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने एक फाइबर बनाने में सक्सेस हासिल की, जो कि रेयन था। ये सिल्क के जैसा ही था, लेकिन आर्टिफिशियल यानी कि लैब में तैयार किया गया एक सिल्क था। और ये जो नेचुरल सिल्क होती है उसके मुकाबले में काफ़ी चीपर था, यानी कि सस्ता था, और उस सिल्क के फाइबर के जैसा ही लगता था, उसी के जैसे ही इसकी बुनाई भी की जा सकती थी। और ये सिल्क की नेसेसरी को फुलफ़िल करने के लिए इनफ था, तो इसका यूज़ नेचुरल फाइबर्स की जगह पे होने लगा। तो सिल्क को बनाने के लिए सोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरल ही होते हैं। इसके लिए वुड के पल्प को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है, या फिर बहुत छोटे कॉटन के पीसेस को केमिकल्स में मिक्स करके रेयन को बनाया जा सकता है, और रेयन को रंगा भी जा सकता है, और इनकी बहुत सारी कलर वैरायटीज़ भी बनाई जा सकती हैं। रेयन को बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के पल्प को, यानी कि वुड के पल्प को एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर घोल दिया जाता है, डिज़ोल्व कर दिया जाता है। उसके बाद ये एक गाढ़ा लिक्विड बन जाता है, जिसको बहुत ही छोटे छोटे टाइनी होल्स के अंदर से इनको गुजारा जाता है। बहुत ही पतले धागे जितने पतले छोटे छोटे पोर्स होते हैं राउंड, उनमें से इनको गुजारा जाता है, और इनको काफ़ी एयर दी जाती है। उसके बाद इनको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर धोया जाता है, और फाइनली इनको फाइबर के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है।
सो रेयॉन बनाने के लिए सबसे पहले वुड के पल्प को या फिर कॉटन के छोटे छोटे फाइबर, छोटे छोटे पीसेस जिनको हम लिंट कहते हैं। लिंट एक लुगदी जैसी चीज़ होती है, कपड़े का, जिसको हम बूरा कह सकते हैं, उसको लिंट कहते हैं। वैसे ही कॉटन का जो फाइबर होता है उसके छोटे छोटे पीसेस को सल्फ्यूरिक एसिड में प्रोसेस्ड किया जाता है। उससे पहले इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में घोल करके और इसको छोटे छोटे होल्स में से गुजारा जाता है। छोटे छोटे होल्स में से जाने के कारण ये बहुत ही पतले हेयर लाइक स्ट्रैंड बन जाते हैं, धागे बन जाते हैं। इनको फिर सल्फ्यूरिक एसिड में धो दिया जाता है और उसके बाद में इनको रीलिंग कर ली जाती है या फिर यार्न्स में इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद में इनको कपड़े बुनने के लिए काम में लिया जा सकता है। रेयॉन एक रीजनरेटेड फाइबर है, यानी कि अगर एक बार इससे कपड़ा बना है तो ऐसा नहीं होता कि इससे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। इसका रॉ मटेरियल यानी कि जो क्लॉथिंग मटेरियल था कॉटन और वुड, इन दोनों को ही वापस से तोड़ करके और फिर से इनको सेलुलोज यानी कि लुगदी बना ली जाती है और फिर से इसको वैसे ही प्रोसेस किया जाता है जैसे एल्कलाइन के सॉल्यूशन में फिर से घोल लो और इसको छोटे छोटे होल्स में से पास करवाओ, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड से धो करके ये फाइबर बन जाता है। जितने बार भी रेयॉन का फाइबर बनेगा उतनी बार उसको रीजनरेट किया जा सकता है। ये नष्ट होने वाला नहीं है जब तक कि इसको जलाया ना जाए। और रेयॉन के यूजेस बहुत वाइड लेवल पर हो रहे हैं क्लॉथिंग बनाने के लिए, और चोट लगने पर जो पट्टी होती है उसे बनाने के लिए। और ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन बहुत ही सस्ते होते हैं, इसीलिए ये अफोर्डेबल हैं, हर कोई इनको ख़रीद सकता है। और नायलॉन का एक बिग लेवल पर यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के टायर्स के कोड बनाने के लिए जो टायर्स होते हैं उनके कोड बनाए जाते हैं, वो भी रेयॉन से बनाए जा रहे हैं। रेयॉन के जैसे ही नंबर 2 में हमारा जो सिल्क मटेरियल आता है वो है नायलॉन। ये थर्मोप्लास्टिक सिल्क की मटेरियल होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है गर्म करने पर इकट्ठा होने वाला। ये भी पॉलीमर है। इसके अंदर 2 मोनोमर्स होते हैं, एक एडिपिक एसिड एंड दूसरा हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन, इन दोनों मोनोमर्स को एक पॉलीमरेज चेन के अंदर पॉलीमरेज किया जाता है, उसके बाद में इससे फाइबर बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी तरीके के नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होता, यानी कि ना तो प्लांट्स से कुछ लिया जाता है और ना ही एनिमल्स से, और इसको कोल, वाटर और हवा, इन तीनों चीज़ों में बनाया जाता है और इसे फुली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नायलॉन इज़ अ फुली सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन में रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा था वो नेचुरल था, लेकिन नायलॉन के अंदर कोई भी मटेरियल प्लांट्स या फिर एनिमल्स से नहीं मिलता, लिया ही नहीं जाता। ये टोटली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन को सिल्क की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर इसने सिल्क को रिप्लेस किया, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर सिल्क बनाने के लिए जो उद्योग थे, जो धंधे थे, वो सब ख़त्म हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तो उसके लिए नायलॉन को सिल्क के इंस्टेड में यूज़ किया जाने लगा। और मिलिट्री के अंदर जितने भी व्हीकल्स थे, उनके टायर्स या फिर मिलिट्री के लिए जितने एप्लीकेशंस थे, उनके लिए नायलॉन का यूज़ होने लगा। नायलॉन से काफ़ी सारे फैब्रिक्स बनाए गए, ब्राइडल व्हील्स बनाए गए, कारपेट्स बनाए जाते हैं, म्यूजिकल स्ट्रिंग्स और रोप्स बनाए जाते हैं।
और नायलॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें देख सकते हैं कि नायलॉन के अंदर लुस्ट्रस की जो एबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है, डल होने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सेमी लुस्ट्रस भी हो जाता है, लुस्ट्रस भी हो जाता है और डल भी हो जाता है। और ये इजी केयर गारमेंट्स के अंडर में आता है, यानी कि इसको बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है और ये अच्छे से केयरिंग की जा सकती है इसकी। ये हाई रेजिस्टेंस होता है, कीड़े इसको नहीं खा सकते। एनिमल्स और फंजाइस या मोर्स जो हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर काफ़ी सारे केमिकल्स जो हैं वो भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते। और अगर हम नायलॉन को गर्म करेंगे या जलाएंगे तो ये पिघलने लगता है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर होती है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है। इसके अंदर इलास्टिसिटी काफ़ी होती है और ये खींचने पर अपना आकार बढ़ा लेता है और ये बहुत लाइट होता है। नायलॉन के काफ़ी सारे यूजेस हैं। इनको कारपेट्स बनाने के लिए, स्टॉकिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो रॉप्स होती हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रॉप्स यूज़ की जाती हैं, जो रस्ते यूज़ किए जाते हैं, उनको भी बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे गारमेंट्स नायलॉन से बनाए जाते हैं, साड़ीज़ बनाई जाती हैं, सॉक्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार के सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स या कर्टन्स बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ होता है। स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट होने के कारण बहुत सारी मशीनिकल पार्ट्स और फिशिंग के लिए जो नेट्स होते हैं वो भी नायलॉन से बनाए जाते हैं। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसीलिए स्विमिंग जो वियर होते हैं वो बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ होता है। स्विम सूट्स बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मटेरियल है, इसलिए इसे ट्रैक सूट्स और कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो नायलॉन और रेयॉन बहुत अच्छे पॉलीमर्स हैं, बहुत अच्छी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इनका बहुत वाइड लेवल पर यूज़ होता है। नायलॉन के कुछ यूजेस आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट फाइबर इज़ डेक्रोन और पॉलिस्टर। पॉलिस्टर नायलॉन बनाने वाली कंपनी के थ्रू ही बनाया गया। जिस कंपनी ने पहले नायलॉन बनाया था उन्होंने ही पॉलिस्टर को बनाया, इसको इंट्रोड्यूस किया। पॉलिस्टर को पेट्रोलियम से बनाया जाता है और पॉलिस्टर नाम से हमें पता चलता है कि एक केमिकल की चेन है जिसे हम ईस्टर कह सकते हैं। ईस्टर के पॉलीमर्स को पॉलिस्टर कहते हैं और ये नायलॉन के जैसा ही स्ट्रॉन्ग, लाइट वेटेड, इलास्टिसिटी से युक्त, वाटर रेजिस्टेंस फाइबर होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिस्टर जो है वो टेरिलीन है और इससे काफ़ी फाइन फाइबर्स यानी कि थिन फाइबर्स भी बनाए जा सकते हैं, जिनको अदर जितने भी फाइबर्स हैं उनकी तरीके से ही बुनाई की जा सकती है। PET एक पॉलिस्टर है जिसकी फुल फॉर्म पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट है। ये कॉमनली 2 मोनोमर्स से मिलकर बनाया जाता है, जैसे टेरेफ्थिलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थिलिक एसिड से मिलकर के PET बनाया जाता है, जिसको हम पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट कहते हैं। और इनको बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कंडेंशन पॉलीमराइजेशन, इस प्रोसेस के थ्रू PET का सिंथेसिस किया जाता है। तो पॉलिस्टर के यूजेस नायलॉन के जैसे ही होते हैं,
इनसे काफ़ी सारी पॉलीकॉट्स बनाए जाते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। कॉटन के साथ मिक्स करके इससे टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं। वूल के साथ यदि इसको हम मिक्स करते हैं तो इसको टेरी वूल कहते हैं, जिससे कि ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं। ये एक ब्लेंडेड फैब्रिक है। लाइट वेट होने के कारण इससे फायर हाउसेस बनाए जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से कैरी किया जा सकता है। ये कॉम्पैक्ट होता है, इसीलिए हाउसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ना घेरें, ऐसे बनाए जाने चाहिए। तो ये पॉलिस्टर से ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स जो बनती हैं वो PET से यानी कि पॉलिस्टर से ही बनाई जाती हैं। और रेन कोट्स वगैरह बनाने के लिए भी पॉलिस्टर का यूज़ होता है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट फाइबर इज़ एक्रेलिक। ये शॉल्स, स्वेटर, ब्लैंकेट्स या फिर अम्ब्रेलाज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक रीअसेंबल फैब्रिक होता है जिसको हम वूल के साथ रीअसेंबल कर सकते हैं। नेचुरल वूल से नहीं बना होता, ये रीअसेंबल वूल से बना होता है और इसे हम एक्रेलिक कहते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर होता है, बहुत ही लाइट वेटेड होता है, सॉफ्ट होता है, गर्म होता है, लेकिन वूल की जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है। ये वाटर रेजिस्टेंस भी होता है। श्रिंकेज और रिंकल्स से ये दूर होता है। इसको प्रेस आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और इससे अम्ब्रेलाज भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वाटर को दूर रखता है। सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेज यही है कि इनसे हम स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी वाली चीज़ें बना सकते हैं। इनको वॉश करना और लंबे टाइम तक यूज़ करना बहुत इजी होता है। ये वॉश करने पर श्रिंक नहीं होते और बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं बजाय इसके नेचुरल फाइबर्स महंगे होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, इसीलिए ये अफोर्डेबल हैं। और नेचुरल फाइबर्स की जितनी डिमांड है उसको फुलफ़िल करने में सिंथेटिक फाइबर्स बहुत हेल्प करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और बर्न और स्टिकिंग का इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनसे किचन वेयर्स या फिर लेबोरेटरी में जो इनका यूज़ होता है वो बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये बर्न होकर के कहीं भी चिपक सकते हैं और एक सीरियस बर्निंग इंजरी को भी रिज़ल्ट कर सकते हैं। सो इनका यूज़ बहुत ही संभाल कर करना होता है। ये स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं करते, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए ये स्वेट को बहुत कम या फिर अब्जॉर्ब ही नहीं करते। इसीलिए ये समर के अंदर या रेनी सीज़न के अंदर काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं। क्लॉथिंग के लिए, वियरिंग के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। जब मौसम सूखा होता है तब इनमें इलेक्ट्रिकल करंट भी पैदा होता है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को जन्म देते हैं। हर एक चीज़ की एक एडवांटेज होती है और एक डिसएडवांटेज होती है। नेचुरल चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं क्योंकि नेचर ने इनको एक प्लांट के थ्रू ही बनाया होता है, वैसे ही ये डिग्रेडेबल हो जाते हैं। बट मैन मेड चीज़ें, मैन के द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ें जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल हों या ना हों ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये नेचर को बहुत नुकसान देती हैं, बट इनको यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं, बहुत इजी होते हैं मेंटेन करने में, इनको इंसेक्ट्स या मॉथ्स से कोई ख़तरा नहीं होता और ये
लस्टर भी बहुत हाई लेवल का रखते हैं और क्रीज रेसिस्टेंस होते हैं। इनको आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी सस्ते से अफोर्डेबल ये होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ काफ़ी बड़े लेवल पे होता है और काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के ये मजबूती वाले फैब्रिक्स होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ होता है। सो नेचुरल फाइबर की जगह पे सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ भी काफ़ी प्रचलन में है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक के लेसन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश की जाएगी। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।